Hello everyone. In this video lecture, we will discuss about predicate logic. So, what is predicate logic and how it differs from propositional logic? We are going to discuss about all these topics today. So, what is predicate logic? First of all, we will see this definition. A predicate is an expression of one of more variables defined on some specific domain. As you can see here, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसकी definition जो लिखी हुई है, ठीक है. A predicate with variables can be made a proposition by either assigning a value to the variable और by quantifying the variable, ठीक है. तो अब predicate logic और propositional logic आपका क्या होता है? इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको propositional logic बताया था. इस वीडियो में आप प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ेंगे. तो प्रपोजिशनल लॉजिक की हमने कुछ लिमिटेशंस भी देखी थी, लाइक किन स्टेटमेंट्स में हम प्रपोजिशनल लॉजिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं या फिर किन स्टेटमेंट्स को आप प्रपोजिशन नहीं कह सकते हैं, ठीक है. तो मैंने ये आपको बताया था कि आप अगर सपोज़ आप किसी सेंटेंस की या किसी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू को नहीं डिफ़ाइन कर पा रहे हैं, यानी कि वो उसकी वैल्यू एट दैट टाइम आप ना ही ट्रू कह पा रहे हैं ना ही फॉल्स कह पा रहे हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम प्रपोजिशन नहीं कहते हैं. तो ऐसे स्टेटमेंट्स में प्रपोजिशनल लॉजिक जो है आपका वो भी अप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है. तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया है? यहाँ पे प्रेडिकेट लॉजिक बनाया गया है. तो प्रेडिकेट लॉजिक बेसिकली इसी तरीके के स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है जिनकी वैल्यू एट दैट मोमेंट आपकी क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है. यानी कि उसमें कुछ वेरिएबल्स रहेंगे आपके, ठीक है. उसमें कुछ वेरिएबल्स रहेंगे जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई होगी. तो इससे पहले जब मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो x+2 = 10 अगर मैं बोलूँ तो ये आपका प्रपोजिशन नहीं था, क्योंकि हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है. तो x इस स्टेटमेंट को या इस एक्सप्रेशन को हम क्या नहीं कह सकते, प्रपोजिशन नहीं कह सकते. तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स एक्सप्रेशन से डील करने के लिए क्या बनाया जाता है? प्रेडिकेट लॉजिक बनाया जाता है. अब प्रेडिकेट लॉजिक देखिए क्या होता है, दो टर्म से मिलके बनता है आपके. पहला है प्रेडिकेट, पहला है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है आपका प्रेडिकेट, ठीक है. पहला आपका है सब्जेक्ट, दूसरा है क्या? प्रेडिकेट. अब अगर हम यहाँ पे बोले x इज़ लेस देन 3, ठीक है. एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है x इज़ लेस देन 3, ठीक है. तो अब ये स्टेटमेंट आप प्रपोजिशन तो इसको नहीं कह सकते क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आप इसको प्रेडिकेट कह सकते हो, ठीक है. प्रेडिकेट लॉजिक में ये एप्लीकेबल है. वो कब है, कैसे है, ठीक है. x इसमें आपका क्या है? सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, और उसकी प्रॉपर्टी जो हम लिखेंगे इज़ लेस देन 3, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है. जो उसकी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे वो क्या होगी? हमारी प्रेडिकेट हो जाएगी, ठीक है. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के हमारा पूरा प्रेडिकेट लॉजिक आपका तैयार होता है, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, इनको आप शॉर्ट एंड नोटेशन में बेसिकली हम लिखते हैं. जैसे अब मैंने लिखा है x इज़ लेस देन 3, तो अगर मैं लेस देन का साइन या l लिख के सपोज़ मैं अगर l ब्रैकेट में आपका x लिख दूँ, ठीक है, और मैं ये यहाँ पे कहीं पर डिफ़ाइन कर दूँ कि ये जो नोटेशन है ये क्या डिफ़ाइन करता है? x इज़ लेस देन 3, ठीक है. x इज़ लेस देन 3, ठीक है. तो अगर मैं ये बोल दूँ कि ये नोटेशन ये डिफ़ाइन करता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट एंड नोटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें क्या होगा कि आप इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है. आप इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ कैसे निकाल पाएंगे? जब आप x में कोई वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है. तो l की जगह पे अगर मैं 2 यहाँ पे रख देती हूँ, या l की जगह पे मैं अगर 4 रख देती हूँ, तो आप क्या करोगे? इसमें 2 को कंपेयर करोगे. 2 इज़ लेस देन 3, ठीक है, क्योंकि हमारा इसका मतलब क्या था? इज़ लेस देन 3. इज़ लेस देन 3 हमारा इस शॉर्ट एंड का मतलब था. तो 2 इज़ लेस देन 3, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू हो गया. अब इसकी ट्रुथ वैल्यू आपकी डिफाइन कर पा रहे हैं आप, ठीक है. तो अब ये क्या हो चुका है? प्रपोजिशन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है. वैसे ही इसमें वैल्यू अगर आप रख देते हैं 4 इज़ लेस देन 3, तो 4 क्या होता है आपका? 3 से लेस होता है? नहीं होता है. तो ये क्या हो गई? वैल्यू आपकी फॉल्स हो गई. तो आप इसको क्या बोल पा रही हो? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ठीक है. तो अब आप इन स्टेटमेंट्स की क्या कर पा रहे हो? ट्रुथ वैल्यू डिफाइन कर पा रहे हो, ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रेडिकेट लॉजिक में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को अलग अलग डिफाइन करके,
ठीक है। उनको शॉर्ट एंड नोटेशन में डिफाइन करके हम क्या करते हैं, उनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। और उनको क्या करते हैं, प्रपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं या फिर उनके ट्रुथ वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हुए हैं, ई एक्स कॉमा वाई डिनोट एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे ई का मतलब क्या दिखाया गया है, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होते, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नोटेशन रख सकते हैं। तो यहाँ पे ई का मतलब क्या, इज़ इक्वल टू के लिए रखा गया है, ठीक है। तो ये जो प्रेडिकेट आपका लगाया गया है इसका मतलब है इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे जो दो आप वेरिएबल्स पास करेंगे उसको यहाँ आप एक्सप्रेशन में इस तरीके से आप पुट करेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अगर मैं एक्स और वाई की जगह पे कुछ और भी रखूँ या वाई और जेड भी रखूँ, यहाँ पे वाई कॉमा जेड लिखूँ, तो उनमें भी यही क्या होगा, अप्लाई होगा, वाई इज़ इक्वल टू जेड आपका अप्लाई होगा, ठीक है। और आप इसकी ट्रूथ वैल्यू कब निकाल पाएंगे, जब आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखिए एक्स के साथ आपका क्या लिखा हुआ है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। और इस नोटेशन को इन्होंने क्या बोला है कि ये क्या डिनोट करता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि आप इस नोटेशन के अंदर जो भी वेरिएबल्स रखेंगे, जो भी वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या होल्ड करता होगा, ये एक्सप्रेशन होल्ड करता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे एम और एक्स कॉमा वाई लिखा है, ये क्या डिनोट करता है, एक्स इज मैरिड टू वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग प्रेडिकेट्स को शॉर्ट एंड में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं, हमें क्वांटिफाइड करने के लिए प्रेडिकेट्स को कुछ क्वांटिफायर्स दिए गए हैं। तो दो तरीके के क्वांटिफायर्स हमारे पास प्रेडिकेट लॉजिक में होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर देखिए क्या होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर स्टेट्स दैट द स्टेटमेंट विद इन इट्स स्कोप आर ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक वेरिएबल, ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए उसके डोमेन में क्या होगा, उस स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए आप क्या बोलोगे कि इसकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, ट्रू होंगी, ठीक है। अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब किसी अगर पर्टिकुलर डोमेन की अगर आप बात कर रहे हैं, आपने कोई प्रेडिकेट लॉजिक वहाँ पे को क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देखिए आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का आपका साइन ये होता है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, या फॉर एवरी एक्स पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू, ठीक है। पी ऑफ एक्स आपका क्या होगा, प्रेडिकेट लॉजिक होगा या प्रोपोजिशन आपकी हो सकती है, ठीक है, जिसमें आप एक्स वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू, ठीक है। यानी कि अगर पी ऑफ एक्स का मैं कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, लाइक एक्स इज़ ग्रेटर देन थ्री ही अगर मैंने डिफाइन किया हुआ है, यानी कि ये पी का मतलब क्या है, इज़ ग्रेटर देन थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x पास किया हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन थ्री, तो x का जो डोमेन होगा उसमें हम क्या कह रहे हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x p ऑफ x इज़ ट्रू, यानी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x x इज़ ग्रेटर देन थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो भी डोमेन होगा आप इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में देखिए क्या होता है कि यूनिवर्सल में तो आपका फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स था, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में आपके कुछ ही वेरिएबल्स के लिए वो ट्रू वैल्यू आपको देगा, बाकी के लिए फॉल्स देगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, इस तरीके से आप रीड करोगे, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का ये आपका साइन होता है, ठीक है। और देयर एग्जिस्ट सम एक्स या फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, आप इस तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, पी एक्स इज ट्रू, फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स इज ट्रू, मतलब सारी वैल्यूज़ के लिए पी एक्स ट्रू नहीं होगा, सिर्फ कुछ ही वैल्यूज़ के लिए पी एक्स ट्रू होगा, ठीक है। जैसे मैं 1 to 10 एक डोमेन नेचुरल नंबर्स का अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, तो अगर मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स पी एक्स इज़ ट्रू, और पी एक्स हमारा क्या था लास्ट एग्जाम्पल में, एक्स इज़ ग्रेटर देन थ्री, ठीक है। तो सभी वैल्यूज़ जो होंगी 1 से लेकर 10 तक सभी तो ग्रेटर देन थ्री नहीं होंगी ना, सिर्फ कुछ ही वैल्यूज़ हमारी ग्रेटर देन थ्री है। तो आप यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हो, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स पी एक्स इज ट्रू, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन थ्री। तो इस तरीके से आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें कुछ इन्फेरेंस रूल्स दिए गए हैं, तो इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैंने इसकी यहाँ पे टेबल बनाई हुई है, तो टेबल को आप बाद में देख सकते हैं अपना इजी पढ़ने के लिए। मैं आपको इनको वन बाय वन अलग अलग से पढ़ा देती हूँ। तो एडिशन देखिए क्या है, इफ़ पी इज़ अ प्रमाइसिस, ठीक है। इफ़ पी इज़ अ प्रमाइस वी कैन यूज़ एडिशन रूल टू डिराइव पी और क्यू, ठीक है। तो बेसिकली इसमें देखो क्या होता है, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे और जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो आपका कंक्लूजन होगा, और उससे पहले के जितने स्टेटमेंट्स होंगे वो आपके प्रमाइसेस होंगे, ठीक है। तो उन प्रमाइसेस के ट्रुथ वैल्यू के बेसिस पे ही हम कंक्लूजन को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, या ये इन्फेरेंस रूल आप इसी तरीके से डिराइव करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इफ़ पी इज़ अ प्रमाइस वी कैन यूज़ एडिशन रूल टू डिराइव पी और क्यू, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, एक स्टेटमेंट आपके पास पी है, यानी कि पी इज़ ट्रू, ठीक है। इफ़ पी इज़ ट्रू तो आपका क्या होगा, देयरफॉर पी और क्यू इज़ ट्रू, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि पी अगर आपका ट्रू है, ठीक है, पी की वैल्यू अगर ट्रू है तो पी और क्यू जो होगा ये स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। क्योंकि पी और क्यू का मतलब क्या होता है कि या तो पी ट्रू हो या तो क्यू ट्रू हो, या तो दोनों ही क्या होने चाहिए, या तो दोनों भी क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं। तो दोनों में से कम एक ट्रू होना चाहिए। इसलिए अगर हमें पता है कि पी ट्रू है तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, देखिए, लेट पी बी द प्रपोजिशन ही स्टडीज़ वेरी हार्ड, ठीक है, इज़ ट्रू, ठीक है। हमें पता है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ही स्टडीज़ वेरी हार्ड, ठीक है। देयरफॉर आइदर ही स्टडीज़ वेरी हार्ड और ही इज़ अ वेरी बैड स्टूडेंट, ठीक है। तो पी और क्यू आपका क्या है, ही स्टडीज़ वेरी हार्ड और ही इज़ अ बैड स्टूडेंट, ठीक है। तो और वाली कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है, जैसे पी और क्यू हमने यहाँ पे दिखाया हुआ था। तो आपका क्या है कि स्टडीज़ वेरी हार्ड, यानी कि एस तो आपका ट्रू है ही, तो बी ट्रू हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है साइन, आपका और का साइन लगा है, ठीक है। इसी तरीके से कंजंक्शन होता है आपका, इफ़ पी एंड क्यू आर टू प्रेमाइसेस वी कैन यूज़ कंजंक्शन रूल टू डिराइव पी एंड क्यू, ठीक है। तो अगर आपके पी और क्यू दो प्रेमाइसेस आपके पास है, दोनों ही क्या है, ट्रू है, तो आप क्या डिराइव कर सकते हो, पी एंड क्यू डिराइव कर सकते हो। क्योंकि एंड में आपने पढ़ा होगा कि एंड में क्या होना चाहिए, एंड का जो स्टेटमेंट है वो तभी ट्रू होता है जब दोनों ही वैल्यूज़ क्या होती है, ट्रू होती है। कोई एक वैल्यू ट्रू हो ऐसे नहीं काम चलेगा, दोनों वैल्यूज़ आपकी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, तो पी एंड क्यू भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, पी, लेट पी इज इक्वल टू क्या आपका, ही स्टडीज़ वेरी हार्ड, एंड लेट क्यू क्या है, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सो देयरफॉर ही स्टडीज़ वेरी हार्ड एंड ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो दोनों ये स्टेटमेंट आपका डिराइव यहाँ से होता है, ठीक है। अब मोडेस पोनेंस रूल आता है, तो ये रूल्स आपको सभी देखने हैं, इनको नाम से याद रखना है, कौन सा रूल का क्या नाम था, ये एग्जाम में आपका आ सकता है, ठीक है। इफ़ पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू आर टू प्रमाइसेस वी कैन यूज़ मोडेस पोनेंस टू डिराइव क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि ये दो स्टेटमेंट्स आपके प्रमाइसेस हैं, और लास्ट में जिसमें देयरफॉर का साइन लगा है वो आपका क्या होगा, कंक्लूजन होगा हमेशा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, पी इम्प्लाइज क्यू आपका ट्रू है ये स्टेटमेंट, और P भी आपका क्या है, ट्रू है। तो आप क्या कर सकते हो डिराइव कि Q आपका ट्रू होगा। तो P इम्प्लाइज को आप Q आपको पता है क्या होता है कि इफ़ P देन Q, यानी कि इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू, ठीक है। तो हमें पता है नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि P ट्रू है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या डिराइव कर लिया कि Q भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ यू हैव अ पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक, ठीक है। और ये आपका क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू डिनोट करता है, यानी कि इफ़ देन, ठीक है, इफ़ पी देन क्यू। और पी आपका क्या है, यू हैव अ पासवर्ड था, ठीक है, ये आपका पी था, यू हैव अ पासवर्ड। तो यहाँ पे हमें सेकंड स्टेटमेंट में पता है कि पी आपका ट्रू है, यू हैव अ पासवर्ड, देयरफॉर यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक, ठीक है। इससे कंक्लूजन आपका क्या डिराइव होता है, देयरफॉर यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक। इसी का जस्ट एक और पार्ट है आपका मॉडस टॉलरेंस रूल। तो इसमें क्या है, इफ़ पी इम्प्लाइज क्यू एंड नॉट क्यू आर टू प्रोमाइसेस वी कैन यूज़ मॉडस टॉलरेंस टू डिराइव नॉट पी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इफ़ पी इज़ ट्रू देन ओनली क्यू इज़ ट्रू, ठीक है। इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू, हमें पता है पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या होता है, पी इज़ क्यू ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू, ठीक है। तो पी इम्प्लाइज क्यू हमारा ट्रू है, और नॉट क्यू भी हमारे पास है कि एक स्टेटमेंट हमारे पास है कि आपका क्या है, नॉट क्यू
ट्रू है, ठीक है। नॉट क्यू ट्रू है मतलब आपके पास क्यू की वैल्यू नहीं है, आपके पास क्या है, नॉट क्यू की वैल्यू। आप क्या कर सकते हो, आप इससे क्या डिराइव कर सकते हो, देयरफॉर नॉट पी, ठीक है। यानी कि इफ़ पी देन क्यू एंड इफ़ वी हैव नॉट क्यू देन वी कैन कंक्लूड दैट नॉट पी, ठीक है। सिंपल सा है ये। इफ़ यू, इसका एग्जांपल देख लो, यू हैव अ पासवर्ड, इफ़ यू हैव अ पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक। वही पुराना वाला एग्जांपल है, यानी कि पी इम्प्लाइज क्यू। और दूसरा हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे नॉट क्यू कह रहे हैं। इससे पहले हमने पी बोला था, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, नॉट क्यू, यानी कि यू कैन नॉट लॉग इन टू फेसबुक, ठीक है। देयरफॉर आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, देयरफॉर यू डू नॉट हैव अ पासवर्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या मोडस टॉलेंस रूल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिसजंक्टिव सिलोगिज्म। तो डिसजंक्टिव सिलोगिज्म में क्या होता है, इफ़ नॉट पी एंड पी और क्यू आर ट्रू प्रीमाइसेस वी कैन यूज डिसजंक्टिव सिलोगिज्म टू डिराइव क्यू, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास दो प्रीमाइसेस हैं, नॉट पी और पी और क्यू, ठीक है। दो प्रीमाइसेस है, एक तो है नॉट पी, दूसरा है पी और क्यू, तो दोनों ही आपके ट्रू हैं। तो आप इससे क्या डिराइव कर सकते हो, क्यू डिराइव कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या पता है, पी और क्यू में दोनों में से कम आपका एक ट्रू होगा। अगर पी ट्रू नहीं है, क्योंकि हमें पता है क्या है, नॉट पी है, तो पी अगर ट्रू नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्यू आपका ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट पी आपका क्या है, द आइसक्रीम इज़ नॉट वनीला फ्लेवर्ड। फिर आपका पी और क्यू में क्या लिखा है, द आइसक्रीम इज़ आइदर वनीला फ्लेवर्ड और चॉकलेट फ्लेवर्ड। तो जब हमें पता है पी और क्यू में से अगर नॉट पी है आपका, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू आपका ट्रू होगा, देयरफॉर आइसक्रीम इज़ चॉकलेट फ्लेवर्ड। तो इस तरीके से कंक्लूजन्स डिराइव किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा ये तो सब ऑब्वियस बात है, लेकिन ये इनको लॉजिकली आपका स्टेटमेंट्स में लिखना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो ये आपको सीखना है। दूसरा आपका क्या देखो, हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म। if p and q and r like if p implies q and q implies r are two premises we can use hypothetical syllogism to derive p implies r। अब यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी आपकी बन रही है, ठीक है। if p implies q and q implies r, तब दोनों ही स्टेटमेंट अगर आपके ट्रू है, यानी कि अगर p q ट्रू है तो q ट्रू है, और अगर q ट्रू है तो r ट्रू है। तो इसका मतलब हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि अगर p ट्रू है तो r भी आपका ट्रू होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपकी बन रही है यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल देखो बहुत अच्छा दिया हुआ है, इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट है इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल, यानी कि ये क्या है, p इम्प्लाइज q है, ठीक है। तो इसमें p ये हो गया पहला वाला पार्ट, दूसरा पार्ट आपका क्या हो गया, q हो गया। फिर q इम्प्लाइज r क्या है, इफ़ आई डू नॉट गो टू स्कूल आई वोंट नीड टू डू होमवर्क, ठीक है। ये क्या हो गया आपका q, दूसरा हो गया आपका r, ठीक है। देयरफॉर आपने क्या कंक्लूजन डिराइव किया, इफ़ इट रेन्स आई वोंट नीड टू डू होमवर्क, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, p इम्प्लाइज r, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो सकता है, हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म आपकी अप्लाई हो सकती है। तो आपको यही इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है प्रूफ करने को, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आपने देखने हैं, सारे के सारे आपके इन्फेरेंस रूल्स हैं। और प्रेडिकेट लॉजिक दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन जब इससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं पे कन्फ्यूजन हो ही जाता है। तो इसकी ज़रा आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।